नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक का ये जो बेंच चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 16 है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था 15वां, उसके अंदर हमने प्रोटोटिप्स पढ़ी थी और स्क्यूनेंस के बारे में जाना था। प्रोटोटिप्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटोटिप्स क्या काम आती है। तो प्रोटोटिप्स होती है जो ग्राफ होता है, ग्राफ का नुकीलापन मतलब ग्राफ की जो मतलब हाइट होती है, मतलब ऊपर से चपटा होगा, मीडियम होगा या फिर बहुत नुकीला होगा, इसको मतलब एनालिसिस करने के लिए हम पढ़ते हैं प्रोटोटिप्स। फिर मैंने प्रोटोटिप्स के बारे में ये भी बताया था कि मतलब जो म्यू फोर होते हैं वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, और जो म्यू थ्री होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, और बीटा टू और बीटा वन के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। बीटा टू बीटा वन के अंदर जो रिलेशन होता है ये कहीं बार एसओ के अंदर भी पूछा जा चुका है, और एएसओ की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है ही। फिर मैंने ये भी बताया था कि भाई स्क्यूनेंस क्या होती है, स्क्यूनेंस पॉजिटिव स्क्यूनेंस क्या होती है, नेगेटिव स्क्यूनेंस क्या होती है। तो ये चीजें थी आपके पास जो लास्ट लेक्चर की। तो आज वाला ये जो लेक्चर है वो आपके पास मतलब यूनिट नंबर 2 शुरू होती है, और यूनिट नंबर 2 है वो है कोरिलेशन। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप थे, डाटा को कैसे संकलन किया जाता है वो हमने पढ़ लिया था, और इसके बाद में ये भी पढ़ लिया था कि मतलब बहुलक क्या होता है, माध्यिकाएं क्या होती है, ये तमाम चीजें मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति सारे रिलेटेड पढ़ लिए थे। स्क्यूनेंस क्या होती है, कुर्टोटिस क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। जो आज वाला ये जो टॉपिक है वो है सहसंबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोरिलेशन। इस जो कोरिलेशन के अंतर्गत है, इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है परिभाषा, मतलब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो। फिर आता है कोरिलेशन के जो टाइप होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आपके पास मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है कोरिलेशन की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है कि इस कोरिलेशन को ज्ञात करने के लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट थे या स्टेटिस्टिशियन थे, उन्होंने मतलब अलग अलग मेथड दिए थे। जैसे कार्ल पियर्सन ने दिया था, कोटि अंतराल का हम मेथड मेथड हम पढ़ेंगे। मतलब ये आपके पास मतलब अलग अलग मतलब जो विधियां, उसका भी हम इसी मतलब इसमें जस्ट मतलब कोरिलेशन के अंदर हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। चलिए मैं बिना किसी देरी के बता देता हूँ आपको कि भाई कोरिलेशन की जो डेफिनेशन होती है या फिर कोरिलेशन होता है जो होता क्या है। कोरिलेशन क्या होता है कि मतलब आपके पास जब आपके पास दो वेरिएबल दे रखे हैं, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स और वाई, आपके पास मतलब दो चर दे रखे हैं, और उन दोनों चरों के अंदर एक मतलब आपके पास संबंध दे रखा है, मतलब कोई भी निश्चित संबंध है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ तो मतलब वाई की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे वाई इक्वल टू 2x एक आपके पास रिलेशन है। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू बढ़ूंगा उसका जस्ट दो गुना क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो मतलब ये आपके पास क्या है, एक रिलेशन है। इसी प्रकार से यदि दो चरों के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को आपके पास सहसंबंध कहा जाता है। जिस तरह मैंने डेफिनेशन लिखी है, दो या दो से अधिक चर। मैंने यहाँ पर दो का एग्जांपल लेके बताया आपको, y इक्वल टू 2x होता है। इससे भी अधिक आपके पास जो चर होते हैं उनके मध्य जो एक मध्य मतलब एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहा जाता है आपके पास कोरिलेशन। तो जहां तक मुझे लगता है आपके पास कोरिलेशन डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जैसे आपके पास एग्जांपल में इतना रख लेना कि भाई आपके पास कोई भी दो वेरिएबल होता है, उसमें से एक वेरिएबल को यदि परिवर्तन करने पर एक दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन होता है, तो उनके मध्य एक संबंध है, तो मतलब उस संबंध को ही हम कोरिलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है कोरिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं। जब आपके पास मतलब जब एक एक वेरिएबल के अंतर्गत, मैं यहाँ पर चर नहीं बोलूंगा, मैं बार बार वेरिएबल ही काउंट करूंगा। मतलब ऐसे नहीं, जो इकोनॉमिक और कॉमर्स वाले बंदे होते हैं उनको मतलब चर चर मतलब जो हिंदी मीडियम से आए हुए हैं उनको मतलब चर चर बोलने की आदत होती है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बोलूंगा। तो आपके पास मतलब कोई भी दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो उन वेरिएबलों के अंतर्गत यदि आपके पास एक के अंतर्गत आप परिवर्तन करेंगे तो मतलब दूसरे के अंदर भी यानी परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन को मतलब मापना है कि ये मतलब दूसरे के अंदर जब इसके अंदर पॉजिटिव बढ़ाते हैं तो क्या इसके अंदर नेगेटिव होता है, और यदि इसके अंदर पॉजिटिव होता है तो क्या इसके अंदर भी पॉजिटिव ही बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो हम इसके मतलब संबंध के मतलब टाइप हो जाएंगे, मतलब कि भाई जैसे देखिए आपके पास मतलब आपके पहला मैंने ले रखा है कि धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। जब दो चरों के मध्य एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मतलब आगे जब इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई पूर्ति व कीमत के अंदर मध्य जो ग्राफ होता है वो एक मतलब एक स्ट्रेट लाइन के मध्य होता है। जैसे कैसे होता है, ऐसे जब आप इसका इसका बनाओगे ग्राफ पूर्ति और डिमांड मतलब पूर्ति और कीमत का प्राइस का, तो आपके पास ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा बढ़ती रहेगी। ये क्या होता है, ये आपके पास फिर मैं आप जब इकोनॉमिक हालांकि मन कम ये फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा कि भाई पूर्ति और कीमत क्या होता है। ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि भाई एग्जाम्पल क्या है, धनात्मक सहसंबंध का एग्जाम्पल क्या है, पूर्ति और कीमत। वजन और ऊंचाई का संबंध,
आपने कई बार देखा है कि मतलब जिस व्यक्ति की ज़्यादा हाइट होती है उसका वजन भी ज़्यादा होता है, जिस व्यक्ति का हाइट कम होती है उसका वजन भी कम होता है। तो ये जो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर आता है आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन। क्या होता है? जब कोई भी दो वेरिएबल आपको दे रखा होगा और उनके मध्य जो रिलेशन होता है वो आपके पास अपोजिट होता है। जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल लिया है कीमत और मांग का सम। जैसे आपके पास कोई भी मार्केट के अंदर आपके पास किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो क्या उस वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इनके मध्य जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा। आप जब कीमत और मांग के मध्य ग्राफ देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मतलब ऐसे एक साइड कीमत होगी, एक साइड में प्राइस 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 लिख लेता हूँ और एक साइड आपके पास मतलब मैं डिमांड डिमांड लिख लेता हूँ डी। इसके मध्य जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा, मतलब आपके पास नेगेटिव मतलब बढ़ता जाएगी। जैसे जैसे आपके पास मतलब डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास मतलब प्राइस प्राइस बढ़ गई तो उसका मतलब डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। जैसे जैसे आपके पास प्राइस घटी तो आपके पास क्या हो गई? डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये आपके पास होता है नेगेटिव सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध क्या होता है? रेखीय सहसंबंध मतलब एक तरह देख मतलब इसके अंदर एक तरह से देखोगे तो आपको मतलब रिलेशन समझ में नहीं आएगा कि धनात्मक है ऋणात्मक है, क्या लिखूं मतलब। तो जब आपके पास मतलब वो रेखीय सहसंबंध होगा, रेखीय सहसंबंध के अंदर क्या होता है कि जब एक वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो मतलब दूसरा वेरिएबल के एक निश्चित अनुपात के अंदर बढ़ता जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया था कि y इक्वल टू जो 2x होता है वो आपके पास रेखीय सहसंबंध का ही एग्जांपल है। 2x एक रेखीय सहसंबंध का एग्जांपल क्यों है? जैसे आप देखोगे तो मतलब आपके पास कोई भी x की वैल्यू रखोगे उससे जस्ट दो गुना ही आपके पास मतलब y की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो एक रेखीय सहसंबंध है। जैसे आपके पास मतलब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपके पास मतलब y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x है, वो आपके पास मतलब क्या है? रेखीय सहसंबंध है। जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे उससे जस्ट दो गुना आपके पास y हो जाएगा। कितने भी बढ़ोगे मतलब एक निश्चित अनुपात के अंदर y बढ़ रहा है। कितने अनुपात के अंदर? दो गुने अनुपात के अंदर बढ़ रहा है। तो एक वहां आपके पास रेखीय सहसंबंध है। मैंने डेफिनेशन में लिखी है, जब एक चर में परिवर्तन करने पर दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन एक स्थायी अनुपात के अंदर हो तो वो आपके पास रेखीय सहसंबंध होता है। और यदि ये स्थायी अनुपात में नहीं होता है तो वो आपके पास वक्ररेखीय या घातीय सहसंबंध होता है। कैसे? जैसे आपके पास मतलब आपके पास रिलेशन इस प्रकार से दे रखा है कि y इक्वल टू ऑफ द एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास रिलेशन कैसा है? ये आपके पास मतलब वक्र रेखीय या फिर घातीय सहसंबंध है आपके पास। फिर आता है आपके पास आंशिक सहसंबंध। क्या होता है आंशिक सहसंबंध? क्या होता है कि इसको समझने के लिए आपके पास मतलब तीन वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल आपके पास दे दिए जाएंगे। मतलब तीन वेरिएबल सपोज करो कि आपके पास तीन वेरिएबल दे रखे हैं। तो आंशिक सहसंबंध क्या होता है कि इसमें से एक वेरिएबल को आपके पास कांस्टेंट रखा जाता है और बाकी दो दो वेरिएबल होते हैं उनके मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। तो उसके मध्य जो सहसंबंध प्राप्त होता है उसको हम कहा जाता है आंशिक सहसंबंध। मतलब पूर्णतः सहसंबंध तो नहीं है ना, बिल्कुल भी तीनों के अंदर तो रिलेशन नहीं है हमारे को, मतलब सहसंबंध नहीं मिला। हमारे को दो के बीच में सहसंबंध मिल गया, एक को हमने कांस्टेंट रख लिया, तो उसको कहा जाता है आंशिक सहसंबंध। फिर मैंने आंशिक सहसंबंध का फॉर्मूला भी दे रखा है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। जब दो या दो से अधिक चर दिए हुए हो परंतु संबंध केवल किन्हीं दो चरों के मध्य ही ज्ञात किया जाए तथा एक चर को हमने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया, यही मैंने जो आपको बताया उसको क्या कहा जाता है? आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। आंशिक सहसंबंध का रिलेशन क्या दे रखा है? आर। इसको डिनोटेड किया जाता है किन्हीं भी दो के मध्य निकालना है। जैसे मेरे को वन और दो टू दूसरे वेरिएबल के बीच में निकालना है और तीसरे वेरिएबल मैंने कांस्टेंट लिखा है, तो इसको जो डिनोटेड किया जाता है वो ऐसे किया जाता है R12.3, या फिर इसको कॉमा भी लगा दो, एक ही बात है। इक्वल टू R12 जो है, R12 फॉर्मूला याद रखने का क्या फॉर्मूला था? इनका जो कोरिलेशन है वो पहले वाला R12 का लिख लूंगा माइनस का इस जो वन है वो एक बार थ्री के साथ आएगा, एक बार टू के साथ आएगा। तो R13.R23 अपॉन में रूट वन माइनस का R13 का होल स्क्वायर कोष्टक वन माइनस का R23 का होल स्क्वायर। यह आपके पास होता है आंशिक मतलब पार्शियल कोरिलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला। जब दो वेरिएबल को आपके पास दे रखा है और तीसरे को आपके पास कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको। इसी प्रकार से आपके पास पहले और तीसरे के मध्य दे रखा है और आपके पास मतलब दूसरे को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। उसका फॉर्मूला ये है। इसी प्रकार से आपके पास जब पहले वेरिएबल को कांस्टेंट कांस्टेंट करना है और आपके पास मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये R23 माइनस का R21। ये मैंने कहा है कि जो वन है वो दोनों के साथ आएगा, मतलब 21 भी आ जाएगा और 31 भी आ जाएगा। ये 31 आएगा अपॉन में जो रूट है, इसमें जो लास्ट में जो गुणा वाला दे रखा है उसी को मैं माइनस कर दूंगा स्क्वायर करके। वही किया मैंने, फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका है। मतलब R R12 है जो है, बाकी सारा R13 R
2 3 अपॉन में रूट लिख लिया और 1 में माइनस का जो आपके पास जो इधर इधर जो मल्टीपल किया है उसी को मैंने स्क्वायर करके 1 में से घटा दिया। ठीक, फॉर्मूला याद रह जाएगा। फिर आता है आपके पास मतलब मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, मतलब बहुगुणिक सहसंबंध क्या होता है। बहुगुणिक सहसंबंध होता है जब आपके पास 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल दे रखा है और उनके मध्य आपको पास सहसंबंध ज्ञात करना हो तो उसके उस सहसंबंध को कहा जाता है बहुगुणिक सहसंबंध। बहुगुणिक सहसंबंध को आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखा है, 3 या 3 से अधिक चरों के मध्य एक साथ सहसंबंध मतलब संबंध ज्ञात करना हो तो वहां पर बहुगुणिक सहसंबंध ज्ञात मतलब यूज में किया जाता है। इस बहुगुणिक सहसंबंध का फॉर्मूला क्या होगा, बहुगुणिक सहसंबंध का फॉर्मूला R1, 2 3 इसको डिनोटेड किया जाता है ऐसे। फिर इसको लिखा कैसे जाता है, रूट में लगा लिया और R12 का होल स्क्वायर, R12 जो आपके पास पहले है वो R12 का होल स्क्वायर, R13 का होल स्क्वायर माइनस का 2 R12 13 और 23 मतलब ऐसे आपके पास मतलब इन तीनों का रिलेशन जो भी इन तीनों के बीच में आपके पास कोरिलेशन दे रखा होगा उनका कोरिलेशन मल्टीपल और जो 1 2 एंड प्लस का 1 3 का स्क्वायर लेना है अपॉन में 1 माइनस का 2 3 जो इधर इधर आपके पास मतलब कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसका आपके पास स्क्वायर करके 1 में से घटा दूंगा। तो ये संपूर्ण पूरा पूरा ये क्या है, रूट के अंदर है। चलिए ये आपके पास मतलब मैंने कोरिलेशन पढ़ लिया, कोरिलेशन का आपके पास रिलेशन पढ़ लिया, मतलब कोरिलेशन का टाइप पढ़ लिए। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, आपके पास लीनियर कोरिलेशन क्या होता है और आपके पास कर्व जो मतलब आपके वक्र रेखीय कोरिलेशन क्या होता है। फिर मैंने पार्शियल कोरिलेशन पढ़ लिया था और मैंने मल्टीपल कोरिलेशन भी पढ़ लिया था। फिर इसके बाद मैं आपके पास एक क्वेश्चन क्वेश्चन करा देता हूँ, एक आंशिक सहसंबंध और बहुगुणिक सहसंबंध के बीच में आपके पास क्वेश्चन करा देता हूँ जो कई बार एग्जामों में आ चुका है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि 3 चर दे रखे हैं, ये तो हमें पता है कि यदि 3 चर दे रखा है तो हमें मालूम है कि इनमें से या तो फिर आंशिक सहसंबंध यूज होगा या फिर आपके पास मल्टीपल सहसंबंध यूज होगा। जब आंशिक सहसंबंध यूज करना है, अब कौन क्या यूज करना है वो आगे सवाल जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपके पास पता चलेगा। 3 वेरिएबल दे रखा है, यहाँ तक हमारे पता चल गया कि आंशिक या फिर मल्टीपल फॉर्मूला यूज होगा। आगे क्या दे रखा है, पहले वे तृतीय मतलब R13 मतलब सॉरी R12 मतलब द्वितीय दे रखा है, मतलब R12 आपके पास के मध्य सहसंबंध, आगे सहसंबंध मतलब आगे दे रखा है यहाँ पर के मध्य सहसंबंध, पहले और तृतीय मतलब R13 के मध्य सहसंबंध तथा द्वितीय और तृतीय के मध्य सहसंबंध R है, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में भी आपको सहसंबंध दे रखा है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, R12 दे रखा है, R13 दे रखा है, R23 दे रखा है। तो मतलब बच कौन सा गया, R13 बच गया। कौन सा बच गया, R13 बच गया। क्या बच गया, R13 बच गया। तो जहां तक मुझे लगता है R13 पूछेगा। तो पहले वे तृतीय के मध्य आंशिक सहसंबंध ज्ञात कीजिए। ऑटोमेटिक आ गया, आंशिक सहसंबंध ज्ञात करना है किसके बीच में, पहले और तृतीय के बीच में R13 ज्ञात करना है। और किसको कांस्टेंट रखना है, द्वितीय को कांस्टेंट रखना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, मैंने बताया था R13 ज्ञात करना है तो R13 जिसको ज्ञात करना है उसको ऐसे लिखेंगे और जिसको कांस्टेंट रखना है उसको कॉमा के बाद या पॉइंट के बाद रख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बताया था, जो पहले वाला R13 बिल्कुल भी R13 आपके पास मतलब दे रखा है, पहले और पहले और तृतीय चर के बीच में आपके पास सहसंबंध दे रखा है। और ज्ञात ज्ञात किसका करना है, पहले और तृतीय के मध्य आंशिक सहसंबंध ज्ञात करना है। तो पहले और तृतीय के बीच में दे रखा है, दूसरे और तृतीय के बीच में दे रखा है और पहले और दूसरे के बीच में सहसंबंध दे रखा है। दूसरे कांस्टेंट रखना है और पहले और तीसरे के बीच में आंशिक सहसंबंध ज्ञात करना है। आंशिक सहसंबंध ज्ञात करने का फॉर्मूला R13 माइनस का R12 डॉट R23 मतलब इसका मल्टीपल हो जाएगा अपॉन में रूट कोष्टक 1 माइनस का R12 का होल स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस का R23 का होल स्क्वायर। तो मीन सारों की वैल्यू आपके पास R दे रखी है तो मैं सारों की वैल्यू की जगह R रख दूंगा। R13 की जगह मैं R रख दूंगा माइनस का R इंटू R मतलब R स्क्वायर हो जाएगा। रूट में 1 माइनस का R12 की जगह R लिखूंगा तो 1 माइनस का R स्क्वायर कॉमा 1 माइनस का 23 की जगह मैं क्या लिखूंगा R स्क्वायर इक्वल टू मैं R ऊपर से कॉमन कॉमन निकाल लूंगा तो R कोष्ट में 1 माइनस का R अपॉन में रूट ये जो सेम टू सेम मतलब 1 माइनस का R स्क्वायर और 1 माइनस का R स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दो गुना हो जाएगा। और हमें मालूम है कि किसी भी संख्या के स्क्वायर से यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो वो संख्या सेम बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस का R स्क्वायर। फिर मैं 1 माइनस R स्क्वायर के अंदर एक फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का बी ए प्लस का बी। तो यहाँ पर मेरे पास 1 माइनस का R 1 प्लस का R लिख लिया। तो 1 माइनस का R से 1 माइनस का R कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचा, R कोष्टक में 1 प्लस का R। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है।
जैसे ये एग्जाम्पल यदि आपकी समझ में नहीं आए तो आप एक बार नोट्स बनाना और फिर उसको देखना, फिर आपके पास समझ में आ जाएगा। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपने तरफ से बेस्ट दीजिए। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक मतलब मल्टीपल रिलेशन के लिए मैंने निकाला है कि यदि आपके पास मतलब 3 वेरिएबल दे रखा है और तीनों वेरिएबलों के मध्य जो कोरिलेशन दे रखा है वो दे रखा है आपके पास रो, इसको जो रो पढ़ा जाता है इसको। तो जो मेरे को मतलब मल्टीपल कोरिलेशन निकालना, मल्टीपल कोरिलेशन को आपके पास मतलब कैपिटल आर से डिनोटेड किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया होगा, शायद नहीं बताया, तब ध्यान रखना कि मतलब कैपिटल आर से डिनोटेड किया जाता है और 1,2,3 के बीच में क्या करना। तो मैंने आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला बता रखा है कि मतलब जो कॉमा मतलब पॉइंट या कॉमा के बाद में जो दे रखा है उससे पहले जो 1 दे रखा है उस 1 को मतलब 1 2 के बीच में लेना है और 1 3 के बीच में लेना है, इसका स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना माइनस का 2 R12 R13 और R23 के बीच में आपको रिलेशन मतलब मल्टीपल करना है अपॉन में 1 माइनस का 2 3 जो कॉमा के बाद वाला दे रखा है उसको मैंने मल्टीपल के तो अपॉन के अंदर का स्क्वायर करके 1 में से घटा दूंगा। जब सारे ही रो दे रखा है तो मतलब रो स्क्वायर प्लस का रो स्क्वायर कितना हो गया, ये दोनों मिलकर ये 2 रो स्क्वायर हो गए, तो मैंने यहाँ पर 2 रो स्क्वायर लिख लिया। फिर मैंने रो 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 तो ये कितना हो गया माइनस का 2 रो क्यूब, इन तीनों का गुणनफल कितना हो माइनस का 2 रो क्यूब हो गए। नीचे आपके पास 2 3 की वैल्यू कितनी थी रो, तो रो स्क्वायर हो गए। ऊपर से मैं रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा तो मेरे पास 1 माइनस का रो बचेगा और नीचे मेरे वही फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लगाया था 1 माइनस का रो 1 प्लस का रो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला होता है वो ए माइनस का बी कॉस्ट में ए प्लस का बी होता है। हो गया। अब रूट 2 रो है जैसे कैसे बाहर आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा ना, नीचे नीचे क्या बचा मेरे पास 1 प्लस का रो, ये आपके पास आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन कहीं बार पूछा गया, आप इन नोट्स में एक बार लिखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर में जो अगला जो टॉपिक है वो है सहसंबंध गुणा के आर की विशेषताएं क्या होती है। तो मतलब कोरिलेशन की जो विशेषता है मतलब डेफिनेशन मतलब आपके पास मतलब कोरिलेशन मतलब किसी वेरिएबल को दो गुण मतलब दो से मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या कोरिलेशन चेंज होगा। क्वेश्चन यहाँ पर भी तोड़ता है कि मतलब क्या किसी वेरिएबल को यदि दो से मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या आपके पास मतलब कोरिलेशन चेंज होगा, तो इसका क्वेश्चन आता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर पहले पहले पॉइंट के अंदर यही इसकी विशेषता लिखी है। सहसंबंध जो गुणांक होता है वो मूल बिंदु मतलब इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल के अंदर यदि आप प्लस और माइनस कर दोगे या फिर उससे मल्टीपल या भाग कर दो किसी भी संख्या से तो इसमें कोरिलेशन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं समझाने के लिए आपके पास पहला पॉइंट समझाने के लिए मैंने नीचे एग्जांपल लिया है। जैसे आपके पास कोई भी एक दो वेरिएबल दे रखा है एक्स और वाई, कोई भी दो वेरिएबल है तथा ए बी सी डी कोई भी आपके पास कांस्टेंट संख्या है। इस प्रकार से है कि ए है जो जीरो नहीं है और जो सी है वो भी आपके पास जीरो नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है पर जीरो नहीं हो सकती। तो आपके पास मतलब कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन आपके पास इसके अंदर मध्य करना, तो ये आपके पास मतलब इसके मध्य करना, ये आपके पास गौर से देखो कि ये इसने किया क्या है, इसने कुछ नहीं किया है। इसने एक मतलब जो एक्स आपके पास वेरिएबल था उसको ए से ए कोई भी एक संख्या है उससे गुणा कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने बी जोड़ दिया मतलब बी कोई भी एक संख्या उसको मैंने जोड़ दिया मतलब एक्स को किसी एक संख्या मतलब ए से मैंने गुणा कर दिया और उसके अंदर बी जोड़ दिया। इसी प्रकार से इसने वाई के अंदर किया, वाई के अंदर इसने क्या किया कि वाई को सी से मल्टीपल किया और डी आपके पास जोड़ दिया। तो आपके पास इसके बीच में जो कोरिलेशन आपको ज्ञात करना है, तो ये तो आपको पता है कि मतलब कोरिलेशन इन चीजों से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब इनका जो कोरिलेशन होगा वो सेम टू सेम आर ही आएगा। यदि आर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है तो इसका भी कोरिलेशन कितना होगा आर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी से मल्टीपल करने पर या फिर जोड़ने पर आपके पास फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने पहले पॉइंट कर लिखा है कि आपके पास मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन करने से कोई भी इस पे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मूल बिंदु मतलब इसके अंदर जो प्लस प्लस मैंने जो बी किया है ना ये आपके पास मूल बिंदु परिवर्तन हो गया है। और आपके पास मतलब पैमाने में परिवर्तन जो मैंने ए से मल्टीपल किया या फिर यहाँ पर इसको सी से मल्टीपल किया ये आपके पास पैमाने में परिवर्तन हो गया। तो इसके ऊपर मतलब इसका जो आर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पर इसके अंदर जो चिन्ह होगा ना उस चिन्ह का आपके पास परिवर्तन पड़ जाएगा। जैसे कैसे चिन्ह के अंदर परिवर्तन पड़ जाएगा वो आगे जस्ट मैं आगे वाले एग्जाम्पल के अंदर बताएगा, पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, ए सी इसको मतलब इससे मल्टीपल कर लूंगा और इसी को इससे मल्टीपल करके मैं आपके पास मतलब मोड के अंदर ले लूंगा। मोड के अंदर लेने से मतलब ये तो मतलब हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर आपके पास यदि ए और सी का यदि कोई भी साइन यदि आपके पास मतलब चेंज हुआ यदि एक भी नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका जो साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएगा। तो बस वही मैंने लिखा है। अब ये मोड चाहे मैं ऊपर वाले के ऊपर लगाऊं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास मतलब एग्जाम्पल दे रखा है, यदि एम जो आपके पास मैंने साइन वाला बता देता हूँ मतलब चिन्ह कैसे परिवर्तन होगा। यदि एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक आपको पास दे रखा है आर आपके पास 0.45 दे रखा है,
अब आपके पास मतलब सहसंबंध गुणांक किसके मध्य ज्ञात करना है, सहसंबंध गुणांक इनके मध्य ज्ञात करना है। तो इनके मध्य सहसंबंध गुणांक कैसे होगा, या तो फिर आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लो, या फिर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके पास इतना याद होना चाहिए कि ये पैमाने और मूल बिंदु परिवर्तन से कोई भी प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास x को 0.6 से मल्टीपल किया और फिर 3 जोड़ दिए, मतलब इसमें पैमाने में भी परिवर्तन किया है और मूल बिंदु में परिवर्तन किया है। मूल बिंदु में परिवर्तन +3 करके किया है और पैमाने में परिवर्तन 0.6 से मल्टीपल करके किया है। इसी प्रकार इसने y के अंदर किया है 5 माइनस का 0.8 y। इसका जो होगा क्या होगा, मतलब ऐसे कैसे, जब ए इसके अंदर क्या है 0.6 और बी इसके अंदर सी क्या है माइनस का 0.8, ये माइनस आ गया ना, माइनस का 0.8 आ गया। तो माइनस का 0.8 आ गया तो मतलब इस कोई भी एक फॉर्मूले के अंदर रखूंगा तो मतलब सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू माइनस हो गई। तो माइनस होने पर क्या हो जाएगी, इसका पूरा पूरा चिन्ह बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये चिन्ह ही परिवर्तन हुआ है, बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ओनली फॉर चिन्ह परिवर्तन हो गया। तो इसको एक तरीका ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि एक्स और वाई के जो मल्टीपल में यदि आपके पास यदि सेम साइन है तो जैसे कह जैसे रहेगा, यदि सेम साइन नहीं है तो आपके पास मतलब सेम साइन मतलब यहाँ पर आपके पास प्लस का 0.6 है, यहाँ पर माइनस का 0.8 है। यदि सेम साइन नहीं है तो ये आपके पास इसका जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपके पास दोनों दोनों ही आपके पास मतलब नेगेटिव दे रखा है, यहाँ पर आपके पास दोनों दोनों सेम साइन है, मतलब माइनस का माइनस माइनस है, माइनस माइनस हो गया तो मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस होते ही ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेम साइन है, मतलब आपके पास है जैसे के जैसे रहेगा। एक्चुअली ये सेम साइन है जैसे जैसे कैसे रहा, तो मतलब इसके अंदर ए की वैल्यू भी दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, दोनों दोनों क्या है माइनस है, तो यहाँ पर दोनों दोनों माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर एक जैसे मैंने एक 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 और एग्जांपल लिया, माइनस का एक्स व वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.84 है। तो एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक क्या होगा, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स और वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक, तो एक्स और वाई के बीच में पूछा है तो कैसे होगा। यहाँ पर देखो आपके पास मतलब माइनस के बीच में दे रखा है, माइनस के बीच में कैसे दे रखा है, माइनस का कॉमा वाई दे रखा है, इसका सहसंबंध गुणांक क्या है माइनस एक्स और वाई का सहसंबंध गुणांक क्या है 0.84 दे रखा है। अब 0.84 मतलब इस जो सहसंबंध रिलेशन को हम कैसे निकालेंगे, इस सहसंबंध रिलेशन को हम ऐसे निकालेंगे कि जो x का जो मल्टीपल है वो a कहलाएगा और जो y का जो मल्टीपल है वो c कहलाएगा। तो a और c की वैल्यू आपके पास दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, एक माइनस में दे रखा है, एक आपके पास पॉजिटिव दे रखा है। तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में मोड माइनस का 1। मोड का तो कोई भी माइनस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर ये माइनस का 1 हो जाएगा तो मतलब आर एक्स वाई हो जाएगा, तो माइनस का आर एक्स वाई हो जाएगा। तो अब माइनस का आर एक्स वाई है, तो माइनस का आर एक्स वाई की तो आपके पास माइनस का आर एक्स वाई किसके किसके इक्वल है, माइनस का आर एक्स वाई है 0.84 के इक्वल है, किसके इक्वल है 0.84 के इक्वल है। अब ये माइनस चिन्ह इधर मल्टीपल हो जाएगा तो मतलब आपके पास वैल्यू किसकी प्राप्त हो जाएगी, आर एक्स वाई, मतलब रिलेशन कोरिलेशन किसके मध्य हो जाएगा, आर और एक्स और वाई के मध्य हो जाएगा। ये आपके पास 3 एग्जांपल में इस पहले पॉइंट को समझाने के लिए आपके पास दिया है। फिर आता है कि यदि एक्स तथा वाई स्वतंत्र चर है तो सहसंबंध गुणांक का मान शून्य होगा। बिल्कुल भी सही बात है कि यदि आपके एक्स और वाई का स्वतंत्र चर है तो वो आपके उसके मध्य जो कोरिलेशन होता है वो क्या हो जाएगा, आपके पास शून्य हो जाएगा। परंतु इसका उल्टा नहीं, उल्टा कभी भी शक्य नहीं है। मतलब यदि आपके पास आर जीरो दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स और वाई क्या है, स्वतंत्र है, कभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये पॉइंट रिटर्न। फिर मैंने तीसरा पॉइंट लिखा, ये पॉइंट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पास पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा, यदि एक्स और वाई स्वतंत्र चर दे रखा है तो क्या सहसंबंध गुणांक 0 होगा, बिल्कुल भी होगा। परंतु यदि रिलेशन आपके पास सहसंबंध गुणांक यदि 0 दे रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों स्वतंत्र होंगे। फिर आपके पास आता है सहसंबंध गुणांक की सीमा -1 और 1 के बीच में होती है, मतलब जो कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो आर की जो वैल्यू होती है वो -1 व प्लस के बीच में होती है, ठीक है ना। अब दोनों प्रति ये आपके पास प्रतिगमन का क्या है, गुणा क्या है, ये आपके पास जब सहसंबंध गुणा खत्म होगा उसके बाद हम रिग्रेशन पढ़ेंगे, उसको कहा जाता है प्रतिगमन। और जो आर की जो वैल्यू होती है वो दोनों प्रतिगमन गुणांक के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। इस पॉइंट को आप रिग्रेशन के अंदर समझ में आएगा, पर यहाँ पर याद आपको यहीं पर करना है कि कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो रिग्रेशन की वैल्यू के मल्टीपल के गुणोत्तर माध्य के इक्वल होता है। यही मैंने लिखा है, प्रतिगमन गुणांकों को गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। समझ गया ना। तो ये आपके पास महत्वपूर्ण बातें थी, जहां तक मेरे को लगा था वहां तक आपको बस मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। फिर आता है कि सहसंबंध गुणांक की मात्रा। अब आपके पास सहसंबंध गुणांक आपके आर की वैल्यू, जब आप आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू दे रखे तो आपको पहचानना है कि मतलब ये आर की वैल्यू उच्च स्तरीय है, आर की वैल्यू मध्य स्तरीय है, या आर की वैल्यू निम्न स्तरीय सहसंबंध है, मतलब इनके मध्य सहसंबंध बहुत ज्यादा है सहसंबंध है या बहुत कम सहसंबंध है, या फिर आपके पास बहुत
या फिर मीडियम साइज का सहसंबंध है, तो इसको आपके पास मतलब इसको कहा जाता है मात्रा। सहसंबंध की मात्रा कैसे निकले? आपके पास सहसंबंध दे रखा होगा, आपके पास पूर्ण सहसंबंध कब कहलाएगा? जब आपके पास आर की वैल्यू प्लस या माइनस दे रखी है, प्लस प्लस का वन दे रखी है या फिर माइनस का वन दे रखी है, तो उस समय आपके पास पूर्णतः सहसंबंध होगा। पूर्णतः सहसंबंध के अंतर्गत यदि पॉजिटिव प्लस वन दे रखा है तो उसका वैल्यू होती है पूर्णतः धनात्मक होगी, और यदि आर की वैल्यू माइनस वन दे रखी है तो इसका मतलब होता है पूर्णतः आपके पास ऋणात्मक वैल्यू दे रखी है। उच्च स्तरीय सहसंबंध क्या होगा कि उच्च स्तरीय सहसंबंध आपके पास पॉइंट 75 से प्लस से लेके प्लस वन के बीच में होगी, और माइनस का वन से लेके माइनस का वन के बीच में होगी। मतलब आपको सिर्फ एक मतलब एक लाइन के मध्य एक से बांटना है आपके पास, मतलब यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना है, इसको 0.25 0.50 सॉरी 0.75 और आपके पास एक, मतलब तीन भागों के अंदर बांटना है। आपके पास जीरो से लेके 0.25 और आपके पास जीरो से लेके माइनस का 0.25 तक आपके पास जो संबंध होगा वो निम्न स्तरीय से संबंध होगा। आपके पास 0.25 से लेके 0.75 तक ये पॉजिटिव है, और इसी प्रकार से माइनस का 0.25 से लेकर माइनस का 0.75 तक जो वैल्यू होगी वो मध्यम स्तरीय से संबंध होगा। और जो आपके पास 0.75 से लेके जो एक के बीच में होगा वो आपके पास मतलब उच्च स्तरीय सहसंबंध होगा। इसी प्रकार से इधर भी आपके पास नेगेटिव अंदर होगा, वो भी आपके पास उच्च स्तरीय सहसंबंध होगा। फिर आपके पास मतलब वैल्यू एक आ जाती है, उसको कहा जाता है पूर्णतः सहसंबंध। अब वो पॉजिटिव है तो वो धनात्मक सहसंबंध कहला जाएगा, और यदि नेगेटिव है तो वो पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध कहला जाएगा। अब बात करते हैं हम जीरो। जीरो होता है वहां पर आपके पास क्या होता है? सहसंबंध का अभाव होता है। जब सहसंबंध का अभाव मतलब वहां पर आपके पास आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये आर इक्वल टू जीरो आपके पास मतलब यहाँ पर मैंने दो और इंपॉर्टेंट बातें लिखी है कि यदि एक चर के अंदर का परिवर्तन करने पर दूसरे चर के अंदर बिल्कुल भी मतलब हिलता डुलता भी नहीं है। मतलब यदि आपके पास y इक्वल टू 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 दे दिया, अब y इक्वल टू टू दे दिया, मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है कि वेरिएबल का अभाव है, या फिर आपके पास सहसंबंध में नहीं होगा कि आपने x के अंदर कितना भी परिवर्तन कर दिया तो क्या हो गया, आपके पास सहसंबंध है ही नहीं उन दोनों के बीच में। अब सपोज करिए आपके पास y इक्वल टू टू है, आपने आपने ये कर लिया कि y इक्वल टू टू दे दिया। अब मैं x के अंदर चाहे कितना भी परिवर्तन करूं तो क्या y के अंदर परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो वहां पर उनके बीच में रिलेशन है ही नहीं, इनके बीच में रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर r क्या आ जाएगा? यहाँ पर r क्या आ जाएगा? r आ जाएगा आपके पास जीरो। r कितना आ जाएगा? r आ जाएगा आपके पास जीरो। फिर मैंने ये भी कहा है कि कई बार आपके पास विक्षेप चित्र के द्वारा दे रखा होता है, और विक्षेप चित्र क्या होता है? विक्षेप चित्र के अंदर आपको विक्षेप चित्र की जब आपके पास गुणांक मतलब सहसंबंध गुणांक ज्ञात करूंगा तब आपके पास मतलब बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि विक्षेप गुणांक क्या होता है। जब विक्षेप गुणांक की जो रेखाएं होती है ये यदि y एक्स के समांतर आ जाती है या फिर x एक्स के समांतर आ जाती है, तो वहां पर भी आपके पास क्या होता है कि r इक्वल टू जीरो होता है। जहां तक मुझे लगता है वहां तक आपके पास समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है सहसंबंध गुणांक को समझाने के अंदर, और यहाँ पर मैंने इस पहले वाले पॉइंट को समझाने के लिए तीन एग्जाम्पल भी दिए हैं, और दूसरा इनके जो दूसरे पॉइंट को भी मैंने समझाया, और जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो इसकी विशेषताएं आपके पास याद रखनी चाहिए। तो यहाँ से बहुगुणित सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध आपको पता होना चाहिए, और रेखीय सहसंबंध क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, आपने ये जिंदा अकेडमी देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे मतलब यही मतलब रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप अपने नोट्स बनाएं। मैं आपके साथ हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो ये तभी आपके पास यूजफुल होंगे जब आप अपने नोट्स बनाएंगे। ना आपके अपने नोट्स बनाए ये कभी भी यूजफुल। धन्यवाद। ये जिंदा अकेडमी देखी और सर्च की। थैंक यू।